वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे जीएसटी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, दैट इज़ टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड ओवरव्यू, जिसमें हमने पढ़ा कि जीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, कैसे कैसे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी क्या थे। तो सेकंड चैप्टर हम अभी स्किप करते हैं फॉर नाउ। अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, ठीक है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी इम्प्लीमेंट होता कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाले इसमें बस इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ग्लोबल एक्सपीरियंस, इंडिया का एक्सपीरियंस, देन एक प्रोसेस पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के कि जीएसटी कैसा है। तो वो जीएसटी की इंट्रोडक्शन के 5 प्रोसेस है और 5 पर ही चैप्टर बेस्ड है बस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इनसाइड द चैप्टर क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ग्लोबल एक्सपीरियंस का, फिर इंडियन एक्सपीरियंस का, फिर प्रोसेस है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यही प्रोसेस के पैटर्न यही है इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है ये। सो चलो शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि तो ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या था। देखो, जो द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोस दैट सक्सेस ऑफ जीएसटी डिपेंड्स अपॉन मोस्टली ऑन मॉडल एंड इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। देखो, पता लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सक्सेस आपको कैसे मिलेगी। वो सक्सेस आपको ऐसे मिलेगी कि आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कितनी उसको अच्छी तरह से उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, ओवर टाइम जैसे जैसे जीएसटी आता रहा है, बहुत सारा बेनिफिट्स हमें मिलता रहा है, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, रिवेन्यू, प्राइस स्टेबिलिटी, हमें बहुत कुछ मिली है। लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड ने तो बहुत ज़्यादा बेटर फिजिकल फाइनेंस बना लिया है एंड शॉर्ट टर्म में ही बना लिया है। देन देयर आर अराउंड 160 कंट्रीज़ है जहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हो गया है वैट एंड जीएसटी, एंड seven countries in ASEAN and 19 in Asia, 53 in Europe and 7 in Ocean, and 44 in Africa and 11 in South America and 19 in Caribbean and Central and North America. सो फ्रांस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। देखो, जो फ्रांस था वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने इम्प्लीमेंट करा था जीएसटी 1954, फिर उसके बाद जर्मनी ने करा 1968, फिर यूके ने 1973। जो जीएसटी था ये एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम था जो मोस्ट ऑफ द कंट्री लगा रही थी, बट कनाडा और जो ब्राज़ील थी इनके डुअल सिस्टम थे, लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में है ना डुअल सिस्टम, कनाडा ब्राज़ील में भी ऐसे ही। सो स्टैंडर्ड वैट एंड जीएसटी इन मोस्ट ऑफ द कंट्री रेंजेस, वैसे तो ये 16 to 20% लगता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, बट इंडिया में ये 18 to 22% लगता है। देख रहे हो द रिसेंट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन मलेशिया, जो रिसेंट जो लगा है जीएसटी वो मलेशिया में लगा इन 2016 में। सो इफ वी लुक एट सम मेजर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इन सब में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये लगा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह लगा और बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। सो द टाइप ऑफ जीएसटी फ्रेमवर्क वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखो, वेरी से कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है। एंड फॉर एग्जाम्पल, हाँ, और देखो ऐसे है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो इसको लीस्ट न्यूट्रल अप्लाई करा है, न्यूजीलैंड ने इसको न्यूट्रल करा है, और कनाडा का जीएसटी वॉज इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का जीएसटी लिया है। सो द इन्फ्लेशन रेट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है एस्टेब्लिश लोअर रेट। देखो, ये इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है जीएसटी। उसमें क्या होता है, दीज इकोनॉमिक्स कॉम्पिटिटिव हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, रिवेन्यू अच्छे से बन जाता है, हमारी स्टेब्लिशेस प्राइजेज आ जाते हैं। सो ये था हमारा ग्लोबली था। अब इसको पढ़ते हैं इंडियन एक्सपीरियंस के साथ। सो अंडर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, बोथ सेंटर एंड स्टेट आर एम्पावर्ड टू इम्प्रूव इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड। ठीक है, अब देखो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सेंटर एंड स्टेट दोनों ही जो गवर्नमेंट होती है उनके अंडर ये काम होता है। ठीक है, उसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ टैक्स फॉर लिविंग स्ट्रेट जैकेट, जो पहले था, जो ये बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट लगता था, उसका फॉर्मूला ये था कि अगर आपकी 500 की गुड्स है, अगर आपकी 500 की गुड्स है, उस पर 10% जीएसटी लगेगा और डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा आपका 50 टैक्स। ऐसे था पहले रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ लेट अस गो थ्रू द फेजेस। अब इसके फेजेस से बात करते हैं। तो फेजेस के सबसे पहले फेज बात करेंगे 1974 क्या था। सो यहाँ पे एकदम फर्स्ट टाइम था 1974 में, व्हेन जो एल.के. झा कमेटी थी उन्होंने सजेस्ट करा था कि हम वैट इंट्रोड्यूस करते हैं इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिससे कास्केडिंग इफेक्ट है वो ना हो। कास्केडिंग इफेक्ट क्या था, जब हम रिपीटेडली टैक्स हमारा यूज़ होता है। तो उसके बाद देखो पूरी ये देखो 1974 में एल.के. झा कमेटी ने सजेस्ट करा था वैट, फिर हमारा मॉडवेट आया था, फिर 1994 में सर्विस टैक्स आया था, फिर मॉडवेट रिप्लेस बाय सिन वेट आया था, फिर उसके बाद वैट आ गया था हमारा रिप्लेस बाय सेल्स टैक्स, फिर जो एससी सबमिट जो फर्स्ट रिपोर्ट थी जीएसटी पे तब आई थी, फिर उसके बाद 2009 में
2009 में मेरे पास ईसी रिलीज फर्स्ट डिस्कशन पेपर आया था जीएसटी पे। फिर उसके बाद में 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2014 आया। फिर 15 में 2014 का लोकसभा वाला राज्यसभा आया। फिर उसके बाद 2016 में हमें प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी। 2017 में फाइनली जो जीएसटी था वो इम्प्लीमेंट हो गया था। फिर उसके बाद जब 1974 में जे के झा कमेटी ने सजेस्ट करा था। फिर 1986 में क्या हुआ था, फिर जो कमेटी थी उन्होंने 12 ईयर वेट करा और फिर 1966 में लोकसभा ने इंट्रोड्यूस करा मॉडिफाइड वैल्यू एक टैक्स निकाले। तो मोडवेट क्या होता है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, याद रखना। उसके बाद फॉर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के लिए दिखाया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैन्युफैक्चरर्स को इंस्टेंट कंप्लीट रिमेश एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरर्स थे इनके लिए आया था। इधर फिर उसमें 1994 में क्या आया था, मीन वाले 1994 अनदर इनडायरेक्ट टैक्स, एक अनदर इनडायरेक्ट टैक्स आया जिसे बोलते थे सर्विस टैक्स, जो कि सर्विसेज की रेंडरिंग पे लगता था। उसके बाद 2004 में क्या आया, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट फिर विजय कैलकरा कमेटी मोडवेट वाज रिप्लेस बाय सैनवेट। जो मोडवेट आ गया था हमारा, मतलब मॉडिफाइड वैल्यू टैक्स था हमारा, उसको रिप्लेस कर दिया था सैनवेट ने। सैनवेट क्या था, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसमें ड्यूटीज़ वगैरह थी, गुड्स एंड सर्विसेज थी। फिर 2005 में क्या हुआ था, दोनों ही बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन जो राजा चेलिया कमेटी थी, वैट गॉट रिड्यूस बाय रिप्लेसिंग सेल्स टैक्स। जो वैट था उसको रिप्लेस कर दिया था सेल्स टैक्स से। फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनली अनाउंस करा था डेट एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की विद इफेक्ट ऑफ 2010 से, ठीक है, समझो 2010 में से अनाउंस करने वाले थे वो। फिर उसके बाद एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सिंह दासगुप्ता फॉस्ट फॉर्म डिजाइन रोड मैप। फिर उन्होंने रोड मैप बनाया था जीएसटी का। फिर 2008 में क्या हुआ था, इन अप्रैल 2008 द एम्पावर्ड कमेटी ईएस सबमिटेड, फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी, अ मॉडल एंड रोड मैप फॉर जीएसटी इन इंडिया। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन आई थी, स्ट्रक्चर हुआ था। फिर 2009 में इन सबके बेस पे एक फर्स्ट डिस्कशन पेपर रिलीज़ हुआ। उसके बाद मतलब डुअल जीएसटी मॉडल आ गया था इंडिया में। फिर यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आ गई थी। फिर 2014 में जीएसटी था, उसको लाइन्स आने लगी थी, फिर उसको इंट्रोड्यूस तो आने लगे थे। फिर 100 फर्स्ट अमेंडमेंट आ गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था 2014 में। फिर 2015 में लोकसभा से हमें परमिशन मिली थी, फिर उसने राज्यसभा से मिली, फिर इसमें सर्टेन अमेंडमेंट्स आए। फिर 2016 में अमेंडमेंट्स फिर रेक्टिफाइड किए गए थे लोकसभा बाय, फिर हमें एसेंट मिली थी 8/9/2016 को। फिर फाइनली वो लॉन्च हो गया था। अभी फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, ये पढ़ते हैं डायग्राम। सो जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव डुअल स्ट्रक्चर मॉडल इन इंडिया की, जो इंडिया का जो मॉडल है वो कैसा है। सो टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो अब तो गुड्स एंड सर्विसेज एक ही है जीएसटी के लिए, है ना। तो अभी यहाँ पे विद इन द स्टेट पड़ेगी, बस डिफरेंसेस विद इन द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट्स एंड ड्यूटीज़। सो अब देखो द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, अब ये स्टेट के अंदर अंदर हो रहा है, मतलब इंट्रा हो रहा है, और ये इंटर हो रहा है बिटवीन दी स्टेट्स, ठीक है। ऑन इंट्रा स्टेट और इंट्रा यूटी सप्लाई की कैसे कैसे था। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसमें डुअल जीएसटी लगता था। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर हो रही है, तो यहाँ पे मतलब CGST लगता था, मतलब सेंट्रल, एंड SGST लगता था, शेल बी इंट्रा स्टेट सप्लाई और स्टेट, ठीक है। अगर इंट्रा यूटी सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे भी डुअल जीएसटी लग रहा था, जीएसटी भी लग रहा था और STST भी लग रहा था, ठीक है। और दिल्ली एंड पंडिचेरी की कुछ अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन से। फिर अगर इंटर स्टेट की बात करें तो मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे या एक स्टेट से दूसरे यूटी, तो वहाँ पे हमारा लगता था IGST, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता था, ठीक है। 2 स्टेट 2 यूटी या फिर कोई भी कर सकता था। अभी जो समझ में आ गई इंट्रा और इंटर। फिर अपन प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया की क्या प्रोसेस थी जब जीएसटी इंडिया में आया था। सो द फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर मेड सो टू एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आए थे। फिर व्हेन द जीएसटी स्टेटस वाज फॉर्म, द जीएसटी एक्ट वर पास। जब जीएसटी स्टेटस आया था तो जीएसटी एक्ट पास हो गया था। फिर थर्ड, जीएसटी काउंसिल वाज एम्पावर्ड बाय प्राइम डिसीजंस। देन द रोल ऑफ CBIC रीडिफाइंड। फिर जो रोल था जो CBIC का वो रीडिफाइंड करा था। फिर फिफ्थ था द IT बैकबोन वाज क्रिएटेड बाय जीएसटी, यानी कि जो हमारा IT बैकबोन था वो GSTN आ गया था। तो बस ये 5 स्टेप है पूरी प्रोसेस में, और अभी इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हम ये 5 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो पहला पढ़ते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इज अमेंडमेंट फॉर कंकरेंट पावर्स की। जो कंकरेंट पावर तो उनके लिए क्या अमेंडमेंट आया था। सो आर्टिकल 246A क्या बोलता है, इंसर्टेड कंकरेंट पावर टू पार्लियामेंट लेजिस्लेशन टू स्टेट। तो यहाँ पे इनको लॉ बनाने की लेजिस्लेचर ने बोला था कि स्टेट को लॉ बनाने की परमिशन है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। जहाँ फिर फॉर दिस पर्पज स्टेट विल इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विद रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इनको पावर मिल गई थी, बस यही समझ लो।
Second, that is amendment for exclusive power of central government for IGST. As per Article 2462 Constitution of India, पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर. जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉज बनाने की, गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड जहाँ पे वो इंटरस्टेट ट्रेड कर सकते हैं. फिर थर्ड, अमेंडमेंट ऑफ रेजिडरी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. आर्टिकल 248 क्या बोलता है, आर्टिकल लिखना अच्छे से हाँ एग्जाम में, और इसके तो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भेजती हूँ. फिर उसके बाद पार्लियामेंट विल हैव ऑल रेजिडरी पावर, की जो पार्लियामेंट है उसके पास सारी पावर्स है लॉज बनाने की, टैक्सेशन बनाने की, एंड कंकरेंट पावर की भी पावर है उनके पास. तो पार्लियामेंट के पास एक रेजिडरी पावर थी एक्सेप्ट रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट जीएसटी. उनके पास सारी पावर थी, सिर्फ एक रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट जीएसटी की पावर नहीं थी. देन फोर्थ वन, दैट इज अमेंडमेंट फॉर इमरजेंसी पावर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता था, इमरजेंसी पावर दी हुई थी पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए ऑन द जीएसटी के बारे में. देन फिफ्थ, दैट इज ड्यूटी लिव्ड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय स्टेट. जो इंडिया दैट स्टैम्प ड्यूटी कवर्ड इन यूनियन शैल बी लिव्ड बाय. जो स्टैम्प ड्यूटी बस स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड था कि स्टैम्प ड्यूटी की परमिशन लगने के लिए दे दी थी. फिर अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज 6, टैक्स लिव्ड ऑन कलेक्टेड बाय यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. कि देखो टैक्स कोई भी क्रिएट करे वो बिटवीन मतलब डिवाइड हो जाएगा दोनों में. सो आर्टिकल 270 क्या बोलता था, इंडिया प्रोवाइड द नेट प्रोसीड्स ऑफ ऑल टैक्सेड ड्यूटी रेफर टू यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट स्पेसिफिक टैक्स. देखो सारी लिस्ट में पैसे जाते थे एक्सेप्ट सब स्पेसिफिक जो टैक्स होते थे उन सब के अलावा. शेल बी लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. देखो कोई भी कलेक्ट करे, कलेक्टेड जो सेंट्रल से रिसीव होता था टैक्स, वो डिस्ट्रीब्यूट होता था दो में, सेंट्रल में और स्टेट में. सो जो रेवेन्यू था जो टैक्स से आता था, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा ड्यूटी, वो ये सब डिवाइड हो जाता बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एज पर रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन ने बोला था अंडर सेक्शन 280 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. फिर बट एज पर द अमेंडमेंट डेटेड, अब अमेंडमेंट आया था 2016 September 2016. The specific tax stated below shall be not distributed. ये सब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. So आर्टिकल रेफर्स टू स्टैम्प ड्यूटी बिटवीन यूनियन स्टेट. अगर कोई भूल जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूटीज, ये सारी लिस्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे. ज़्यादा कुछ है नहीं मतलब. हाँ, और एक और चीज़ कि ना इसका जब कंटेंट पढ़ोगे ना तो चैप्टर वाइज मत पढ़ना, यूनिट में जाना, और यूनिट 1 में जो लिखा है ना ओवरव्यू ऑफ टेक्स्ट, तो उसमें जो जो पार्ट बोला है ना सिर्फ वही पढ़ना. ठीक है, क्योंकि इस बार वैसे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंटली आ रहे हैं और इस बार सेक्शन वाइज भी नहीं है. देन 7th, दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. कि वो जो टैक्स आ रहा है वो कैसे डिवाइड होगा. सो एज पर आर्टिकल 269A इंसर्टेड विद इफेक्ट IGST कलेक्टेड. जो IGST वो दोनों यूनियन से कलेक्ट होता था और वो यूनियन एंड स्टेट के बीच में डिवाइड होता था. ठीक है. सो एज पर आर्टिकल क्या बोलता है, शेल नॉट बी पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कि ये जो आ रहा है द अमाउंट अपॉर्चुनिटी, जो अमाउंट आप अपॉर्चुनेटेड कर रहे हो स्टेट अंडर क्लोज 1 के अंदर, वो कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं है. फिर उसके बाद वेयर अमाउंट टैक्सेस लिव्ड अंडर सेक्शन क्लोज 1 टैक्स लिव्ड बाय स्टेट आर्टिकल सच एंड अमाउंट नॉट पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड. कि अगर कोई अंडर क्लोज 1 में जो भी कोई टैक्सेस आ रहा है तो वो कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं है. देन उसके बाद व्हेन अमाउंट इज कलेक्टेड एज टैक्स लिव्ड बाय स्टेट आर्टिकल, जो कि स्टेट जो अमाउंट जो अंडर द स्टेट अंडर द आर्टिकल 246A के अंदर कलेक्ट हो रही है अंडर द क्लोज 1, ये अमाउंट भी कंसोलिडेटेड फंड के अंदर नहीं है. देखो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप डिवाइड करते हो पैसों को टैक्स वाली मनी को, तो वो डिवाइडेबल नहीं है सेंट्रल और स्टेट के अंदर. फिर अब 8th पढ़ते हैं, दैट इज सरचार्ज ऑन टैक्सेस फॉर पर्पस ऑफ union. So article 271 of Constitution of India amendment provided union can levy surcharges, tax and duty specified in articles will be remitted and distributed among state will not including surcharges. जो surcharges लगते हैं हमारे GST में वो भी included नहीं होते हैं. Then आप पढ़ते हैं GST ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन टू बी लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन. देखो जो GST होगा जो इंटर स्टेट के अंदर लगा है वो लिव्ड होगा, यूनियन कलेक्ट करेगी और डिवाइड कर लेंगे यूनियन एंड स्टेट के बीच में. सो आर्टिकल 269A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट क्या बोलता है, प्रोवाइड GST इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स शेल बी लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल. जो ये हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाता है. देन CVD ऑन इम्पोर्ट्स विल बी अपॉर्चुनेट. सो टैक्स ऑन इम्पोर्टेड, जो टैक्स होते हैं इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पे, टेरिटरी पे, पार्लियामेंट रिकमेंडेशन एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट विल यूनियन दस विल
ये भी डिवाइड हो जाता है। देन सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी स्टेटस, जीएसटी स्टैच्यूज। जो स्टैच्यूज थे क्या थे, द फॉलोइंग विल पास, जो फॉलोइंग था ये राज्यसभा ने लोकसभा ने पास करा था 29 मार्च 2017 में, एंड राज्यसभा ने पास करा था 5 अप्रैल 2017 में, ठीक है। So the Central Goods and Services Tax (CGST) Bill 2017, the Integrated Goods and Services Tax (IGST) Bill 2017, third the Union Territory Goods and Services (UTGST) Bill. So in case of Union Territory, जो हमारा UTGST वाला था, do not have their own legislation, इसके खुद के legislation नहीं है Union Territory, and act as followers, और मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार, दादरा, मतलब जितनी भी यूटीज़ थी, ऑल दी ऑफ यूटीज एंड कंट्राइड सेपरेट, इनकी खुद की यूनियन टेरिटरी है, एंड फॉर दी पर्पस जीएसटी, और इनके लिए अलग से टेस्ट लगता है, दैट इज यूटी जीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी विच हैव देयर ओन लेजिस्लेशन, और जो वे यूनियन टेरिटरी जिनके खुद के लेजिस्लेशन है, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी, उनके खुद के जीएसटी एक्ट बने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू बिल 2017, इसमें कुछ नहीं है। देन फिफ्थ, दैट इज ईच स्टेट विल इंट्रोड्यूस इट्स ओन स्टेट, और इन सब का हर स्टेट का एक अपना जीएसटी है, मतलब अपना टैक्स है, दैट कॉल्ड द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, मतलब एसटीएसटी, हर स्टेट का अपना अपना बटा हुआ है। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्ट अंडर जीएसटी। अब एक्ट अंडर जीएसटी क्या है, सो हमारे कौन कौन से एक्ट है, सो सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूडीएचजीएसटी, एसजीएसटी, एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट्स, ऑल दीज एक्ट, और ये हम सारे एक्ट पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ते थर्ड वन, दैट इज जीएसटी काउंसिल की जीएसटी काउंसिल क्या है। सो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी काउंसिल, अब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं जीएसटी काउंसिल क्या है। सो जीएसटी लगाने से पहले 122 एंड अमेंडेड बिल आया था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को। जो CAB थी उन्होंने पास करा था 50 मोर देन 50 स्टेट्स में। देन उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, सेकंड पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो फिर द यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव, एक उन्होंने जीएसटी काउंसिल अप्रूव करी थी 12 सितंबर 2016 में। अब इट्स सेक्रेटरिस्ट एज दी फॉलोइंग डिटेल्स। तो क्रिएशन ऑफ जीएसटी कब हुआ था, 279A अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। देन क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट विद इन ऑफिस एट न्यू दिल्ली आया था। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी रेवेन्यू एक्स ऑफिस सेक्रेटरी टू जीएसटी काउंसिल चेयरमैन पर्सन जो भी था। देन क्रिएट वन पोस्ट, एक पोस्ट उन्होंने बनाई थी एडिशनल सेक्रेटरी जीएसटी काउंसिल के लिए, जीएसटी एक उसमें सेक्रेटरीट था एट द लेवल ऑफ एडिशनल, ये और जॉइंट सेक्रेटरी एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ये बस पोस्ट वगैरह पढ़ने की चीज़ है, बस ऐसे पढ़ लेना रफली। देन उसके बाद पढ़ते हैं, एज सच फॉलोइंग आर दी डेजिग्नेटेड पर्सन हु कलेक्टिवली फ्रॉम जीएसटी। हाँ ये ले लो, चेयरमैन कौन था, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हु विल चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, प्रेजेंटली मिस्टर अरुण जेटली है, ठीक है। मेंबर्स कौन होते हैं, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट चार्ज रेवेन्यू फाइनेंस हु विल बी द मेंबर ऑफ काउंसिल, ये मेंबर ऑफ काउंसिल है, वन मेंबर हर स्टेट से जो कि फाइनेंस को चार्ज करता है, टैक्सेशन। देन वाइस चेयरमैन कौन होता है, एनीवन वाइस चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल हु विल बी म्यूचुअली इलेक्टेड, जो म्यूचुअली इलेक्टेड होता है। देन अब पढ़ते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की, जीएसटी काउंसिल मीटिंग क्या होती है। सो एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शुड बी इन अ मीटिंग, तो जीएसटी मीटिंग होती है। एसेंशियल ऑफ जीएसटी मीटिंग क्या होती है, उस पर आ जाता है कोरम, और कोरम है जीएसटी काउंसिल मीटिंग एक वैलिड मीटिंग तब होती है तो उसमें एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट हो। देन डिसीजन बाय मेजॉरिटी, जिसका जो डिसीजन होता है वो 75% वोटिंग के बाद होता है। देन वेटेज टू सेंटर एंड स्टेट, इन आर्टिकल 279 प्रिंसिपल इज देयर, दे विश डिवाइड टोटल वेटेज, उन्होंने वोट कास्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल वोट होती है वो 1/3 होनी चाहिए ऑफ टोटल, एंड दी वोट जो स्टेट गवर्नमेंट से आती है वो 2/3 होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिसीजन ऑफ मीटिंग नॉट बी डिक्लेयर इनवैलिड, एनी डिसीजन, जो भी डिसीजन होता है वो इनवैलिड नहीं होगा इन फ्यूचर जाके अगर वहाँ पे, एंड सब वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। देयर इन वैकेंसी रिमेन काउंसिल इफ डिफेक्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो कुछ नहीं है। देन फंक्शंस ऑफ जीएसटी पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या होता है। सो जीएसटी काउंसिल हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंशन कि सारे स्टेट्स को एक कॉमन पेज पे लेके आता है, एक कॉमन जगह पे कॉम्प्लेक्स इशू को डाइवर्ट करने के लिए, और उसका मेन आर्म कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि सबको एक साथ लेकर आए, जीएसटी की रिकमेंडेशन चले और फॉलोइंग मैटर्स को सॉल्व करे। मैटर्स कौन कौन से, अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट,
सबमिसिंग ऑफ टैक्सेस ऑन सबमिसिंग ऑफ वेरियस टैक्सेस एंड such as GST, से सारे जस्टिस को कलेक्ट करना, एक्सेप्शन, डिटेल ऑफ सर्विस गुड्स दैट विल सब्जेक्ट GST और विच विल एक्सेप्टेड, कि कौन है और कौन उसका एग्जेप्टेड है। देन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट बिलो सर्विस विच एक्सेप्टेड फ्रॉम GST, कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो GST नहीं लग रही है। देन GST रेट की फ्लोर रेट क्या है, GST के स्पेशल रेट्स क्या हैं। देन स्पेशल प्रोविजंस लाइक प्रोविजंस है काफ़ी सारे अरुणाचल प्रदेश को, असम, जम्मू कश्मीर, ये सब अभी आगे आने वाला है। देन GST लॉस क्या है, रेपुटेशन कैसे कैसे लगता है। देन अब पढ़ते हैं रोल ऑफ CBIC रीडिफाइंड। तो देखो जो एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे है वो ये सो CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हैज़ बीन रीनेम्ड एज CBIC। देखो पहले इसका नाम था CBEC, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हैज़ बीन, तो अब इसको CBIC कर दिया है, जिसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल ड्राफ्ट करती है, GST लॉ, प्रोसीजर, प्रैक्टिकली IGST लॉ, इन सबको हैंडल करती है। देन द CBIC इज प्रिपेयर्ड इटसेल्फ मीटिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस वगैरह इन सबको अप्लाई करने के लिए होती है। तो पढ़ते हैं द एग्जिस्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ CBIC हैज़ बीन स्काल्ड टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा, यहाँ से बहुत ज़्यादा डाटा हैंडल करना पड़ता है। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज सक्षम प्रोजेक्ट अंडर CBIC। तो ये एक लीगल प्रोविजन के अंडर है GST के, जहाँ पे हमारे कंटेंट होते हैं वर्क फ्लो सॉफ्टवेयर के, ऑटोमेटिक सेंटर एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर। देन द नेम ऑफ IT प्रोजेक्ट ऑफ CBIC अंडर GST सक्षम इन्वॉल्विंग, टोटल प्रोजेक्ट, इसकी टोटल प्रोजेक्ट वर्थ थी 2256 करोड़। देन सेकंड दैट इज ट्रेनिंग टू ऑफिसर्स ऑफ CBIC। तो अभी वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, तो फिर उनको स्मूथ एंड इफेक्टिवली काम कराने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग वगैरह पर भी भेजना पड़ता है। सो द नेक्स्ट वन अब में से 4 टायर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वहाँ पे लगता है अंडर द लीडरशिप ऑफ NCAIN। देन ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 60,000 ऑफिसर्स होते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CGST एंड SGST लो, जो CBT है वो रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CGST एंड IGST लो का। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन एडिशन टू एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगता है। देन यहाँ पे लिव इन कलेक्शन होता है, हैंडल सारे जो डाटा होता है वो यहीं जाता है। देन एंटी प्रूफिंग भी काफ़ी सारा काम करता है, मॉनिटरिंग भी करता है। देन फिफ्थ पढ़ते हैं दैट इज़ द IT बैकबोन GSTN। तो देखो एक साइट है ये, सो GSTN स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। सो GSTN ये ना आगे हमेशा आएगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। सो GSTN क्या है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के लिए प्रोनाउंस किया जाता है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि अंडर द सेक्शन 8 आई है एज अ न्यू कंपनी। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 28 मार्च 2013 को। GST एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो IT मैनेज करता है। उसके बाद द पोर्टल ऑफ सीइंग यूज बाय गवर्नमेंट, टैक्स पे करते हैं। एंड देन GST कॉमन पोर्टल, इनका एक कॉमन पोर्टल भी है, दैट इज वेबसाइट मैनेज बाय GSTN। सो इसकी क्या है, www.gst.gov इन वेबसाइट जो मैनेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ये इसको हैंडल करता है। और यहाँ पे कोई भी एक्सेसिबल कर सकता है ओवर द इंटरनेट, कोई भी कर सकता है। टैक्स पेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ जाकर कंप्लेंट फाइल करा सकता है। अब कॉमन GST सिस्टम जो कि एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन दी स्टेट एंड यूटीज एंड कमर्शियल अथॉरिटीज, टैक्स पेयर, बैंक, इन सब में एक लिंक क्रिएट करता है ये। नेक्स्ट वन दैट इज प्राइमरी GST प्रोवाइड 3 फॉर फ्रंट एंड सर्विस टैक्स पेयर नेम, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न। सो यहाँ पे फॉरमोस्ट क्या है, द फंक्शंस क्या आते हैं इसमें, आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, इसमें रिटर्न सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, टैक्स पेमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करता है। मतलब बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड करता है। कि देखो आया ना इस चैप्टर में से कुछ, तो आई थिंक सो यही आएगा, या फिर CBIC आएगा, या फिर यही लगता है मुझे, तो GSTN आ सकता है, शायद आ जाए, है ना। तो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 5th चैप्टर करेंगे। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।